डेकेड्स में कुछ ही ऐसी मूवीज़ आती हैं जो कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रहती हैं। फिर चाहे वो एक्टिंग के मामले में हो, एक्शन सीन्स के मामले हो, या फिर सेक्सुअलिज्म या फिर रोमांटिक सीन्स के मामले में क्यों ना हो। फिर चाहे तुम्हें उन फिल्मों के नाम याद हो ना हो, मगर उन सीन्स को तुम हमेशा अपने लाइफ टाइम के लिए याद रख पाते हो, क्योंकि वो उतने ज़्यादा डिल्यूजनल और उतने ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। एंड कई बार तो वो आपके पर्सनल लाइफ से इतना ज़्यादा रिजेंबल कर जाते हैं कि आप उस कैरेक्टर को जीते हो जो कि वो पेन झेल रहा है। तो रिसेंटली मैंने भी एक ऐसी मूवी देखी है जो कि शायद मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। एंड दिस मूवी वॉज समथिंग जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है। एंड द मूवी वॉज समथिंग कि आप अपने लाइफ टाइम अपने मेमोरीज में सजा कर रखोगे इस चीज़ को। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के सीरीज़ फ्रैंकेनस्टाइन की। एंड ये मूवी कहीं ना कहीं उन मूवीज़ में आगे चल के शुमार हो जाएंगी जो कि एज ए कल्ट क्लासिक और एक मिसाल के तौर पे दी जाएंगी कि अगर आपको एक मास्टरपीस बनानी है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसका हर एक सिंगल शॉट, हर एक फ्रेम म्यूज़ियम में लगाने जैसा है कि यार दिस इज़ द सिनेमाटोग्राफी। आपको कुछ इस तरह से मूवीज़ बनानी चाहिए। एंड ये मूवी फ्रैंकेनस्टाइन पे बेस्ड सबसे बेहतरीन एडेप्टेशन है। खैर, अगर मैं इस मूवी के बारे में बताऊँ तो ये मूवी खुद को एज ए सुपरनेचुरल हॉरर मूवी के रूप में रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की, जिसमें हमें एक साइंटिस्ट बताया गया है जिसके बचपन में उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके कारण ये बंदा कुछ इस तरह से ट्रॉमेटाइज और इनसिक्योर हो जाता है कि बचपन में इसकी माँ की मौत का कारण ये अपने बाप को समझने लगता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही इसके पिता की भी मौत हो जाती है। एंड पीछे बच जाता है हमारा डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, इसी के साथ साथ इसका छोटा भाई विलियम फ्रैंकेनस्टाइन। तो ये अपने छोटे भाई को पेरिस भेज देता है रिश्तेदारों के पास रहने के लिए और अच्छे परवरिश के लिए, जिसके साथ ही साथ ये अपने उस पुश्तैनी हवेली में ही रुक जाता है मेडिकल साइंस की तैयारी करने के लिए। इसकी माँ की मौत अनफॉर्चुनेट हुई थी एंड अनसर्टनली हुई थी। जब इसकी माँ की मौत हुई तो ये बंदा एक प्लेज लेता है कि ये मौत को हरा कर दिखाएगा। जिसके बाद हमें इस मूवी में एक टाइम स्किप देखने को मिलता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि अब हमारा डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक नोबल डॉक्टर है एंड एक नोबल सर्जन भी, जो कि पेश करता है दुनिया के सामने, रिप्रेजेंट करता है एक नॉन लिविंग बॉडी को, जिसका हाथ एक बढ़ई का होता है और शरीर किसी और का। एंड वो इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा कंट्रोल कर सकता था, कमांड दे सकता था, उससे कोई भी काम करवा सकता था। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये डेड बॉडी थी, इसका आधा शरीर नहीं था, मतलब कि लोअर बॉडी नहीं थी, फिर भी ये काम कर रहा था। एंड ये एक रिवोल्यूशन था। फिर भी वहाँ के ज्यूरी ने ये चीज़ को अनएथिकल बताया एंड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड बताया, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को लोग समझ नहीं सकते उससे वो डरते हैं। एंड यहाँ भी वही हुआ, ज्यूरी इससे डर गए और इसे अनएथिकल बताकर हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ वो ज्यूरी और कॉलेज के लोग ही नहीं देख रहे थे, वहाँ पर कोई और भी था जिसका नाम था हेनरिच हार्लेंडर, और ये एक एक्स नेवी सर्जन था। इट मीन्स ये भी एक डॉक्टर था। तो ये समझ सकता था कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने क्या इन्वेंट किया है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है। जिसको देखते हुए हमारे हेनरिच हार्लेंडर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को एक ऑफ़र देते हैं कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फंड करूंगा, इसके साथ साथ मैं आपको डेड बॉडीज़ प्रोवाइड करूंगा, बदले में आप मेरे लिए इस एक्सपेरिमेंट को फुलफिल कीजिए। एंड बूम, यहाँ से एक स्पार्क उठता है जो कि उठाया गया था डॉक्टर हेनरिच हार्लेंडर के द्वारा, जो कि अब आगे चल के काफ़ी अच्छा खासा फंड कर रहे होते हैं हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को। और हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने इस एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए एक नए विला में चले आते हैं, जहाँ उन्हें अपने मतलब की सारी चीज़ मिलती है। इसके साथ साथ फंडिंग की कमी नहीं थी, तो उन्हें इक्विपमेंट भी पूरे मिल गए थे। तब हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का छोटा भाई विलियम फ्रैंकेनस्टाइन भी पेरिस से वापस आ चुका है, वो भी अपनी मंगेतर के साथ। विलियम अपने भाई के एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट को जमा करने के लिए थोड़े दिनों के लिए बाहर चले जाता है, और यहाँ पर ये बंदा डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को धीरे धीरे प्यार हो जाता है अपने ही भाई की मंगेतर से। मतलब यार कितना बड़ा हरामी आदमी है। आई मीन हरामी नहीं है यार, इंसान ही है, प्यार हो जाता है, क्या कर सकते हैं। फिर भी
इंडिया में रहता तो भाई लोग बेल्ट से मार खाता ये बंदा। खैर वापस आते हैं अपने स्टोरी पे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रिसेंट में ही एक जंग शुरू हुई है, तो हमारे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को लाशों की कमी नहीं हो रही और इन लाशों को युद्ध के मैदान से हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन तक पहुँचाने वाले कोई और नहीं हेनरिच हाईलैंडर थे। और चूँकि वो एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो धीरे धीरे उनका एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है एंड फिर हमें पता चलता है कि हमारे हेनरिच हाईलैंडर को सिफिलिस है। इट मीन्स उनके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे सड़कर गल रहे हैं, जिसके लिए वो हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से हेल्प मांगते हैं कि आप जो नई बॉडी बनाएंगे वो आप एक्सपेरिमेंट करिए और उस नई बॉडी में जान बनाइए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उस बॉडी में जान आ जाएगी तो वो बॉडी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी जो बॉडी है उसमें सिफिलिस हो चुका है और मेरी बॉडी अब सड़ गल चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दिमाग को उस बॉडी में डालें, समथिंग लाइक दैट। तो उनकी डिमांड कुछ ऐसा था। पहले उनका डिमांड अनकंडीशनल था कि पहले उनका हेल्प अनकंडीशनल था हेनरिच हाईलैंडर का कि भाई फ्रैंकेनस्टाइन तू कर जो करना है, मैं तुझे पैसे दूंगा, आदमी दूंगा, लाशें दूंगा, तू भाई पहले जान डाल उसमें। एंड अब मुझे तुझसे एक हेल्प चाहिए कि तू मेरे दिमाग को उस नए शरीर में डालेगा। बट यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन सीधे से मना कर देता है कि तुझे सिफिलिस है, इसका मतलब तेरा दिमाग भी डैमेज हो चुका होगा और मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। और इसी बात पर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और हेनरिच हाईलैंडर के बीच थोड़ी सी झड़प हो जाती है और बिल्डिंग से गिरने से हमारे हेनरिच हाईलैंडर की मौत हो जाती है। इसके बाद अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है और हमारे फ्रैंकेनस्टाइन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो फाइनली एक क्रीचर बना लेते हैं जो कि डिफरेंट लोगों के बॉडी पार्ट को एक साथ जोड़कर बनाया गया था, जिससे ऑफिशियली तुम एक फ्रैंकेनस्टाइन कह सकते हो, मगर इसे अभी क्रीचर ही कहे तो ज़्यादा सही रहेगा, स्टोरी समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। शुरुआती में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उस क्रीचर से थोड़ा सा डरते थे क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग से अचानक उसमें जान आ गई है तो कोई भी बंदा डरेगा। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उससे एज ए जानवर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वो एक तरह से एक नवजात बच्चे की तरह था जिसको अभी किसी भी तरह की सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ उसके आसपास हो रही है और वो एक्चुअली में है क्या। और फिर कुछ दिनों बाद हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का छोटा भाई विलियम फ्रैंकेनस्टाइन और उसकी होने वाली मंगेतर इस महल में आते हैं जहाँ पर ये क्रीचर और हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन रह रहे होते हैं, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो मरिया को पता चलता है कि वो क्रीचर डिफरेंट लोगों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया है एंड वो उसे काफ़ी पाक मानती है। मतलब कि एज ए न्यू बॉर्न बेबी जब कोई बच्चा नवजात बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत ही पाक होता है, उसे सही गलत की समझ नहीं होती, उससे अच्छाई बुराई की समझ नहीं होती। ठीक उसी तरह से मरिया को भी ये क्रीचर एक नवजात बच्चे की तरह लग रहा था जिसे एक अच्छे बुरे और सही गलत का फ़र्क नहीं पता, और यही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। और बीच में एक डिबेट भी चलती है डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और मरिया के बीच में कि हमारा फ्रैंकेनस्टाइन साइंस के साथ बोल रहा था और साइंस की तरफ से बोल रहा था, लेकिन वही हमारी मरिया एज एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि रिलीजियस लीडर की तरह बात कर रही थी कि ये पाक है, मगर वो बोल रहा था कि नहीं, ये कुछ बॉडी पार्ट से बना हुआ एक चीज़ है जिसे मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन लगा था ये। एंड आई विश कि अगर तुम ये मूवी देखो तो मैं चाहूँगा कि तुम इस पार्ट पे थोड़ा सा नोट करो। और यहाँ पर बहुत सारे दिन बिताने के बाद हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को उस क्रीचर में कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, उसकी मानसिक स्थिति में कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। ऑल ही कैन डू इज़ जस्ट से विक्टर। तो यहाँ पर वो एक तरह से इरिटेट हो चुका था उस क्रीचर से एंड वो फाइनली अब बोलता है कि मुझे विक्टर के अलावा और कोई शब्द बोल के बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं मार डालूँगा, गाड़ डालूँगा, जो भी है। एंड वो उस समय नहीं बोलता, जिसको देखते हुए हमारा विक्टर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। बट समहाउ वो क्रीचर उस एक्सप्लोजन से बच जाता है और वो कहीं और पहुंच जाता है जहां पर वो एक फैमिली को देखता है, उनके जीने के तरीके को देखता है, इसके साथ साथ वो नेचर को फील करता है। छिपकर ही सही मगर वो क्रीचर उस फैमिली को दूर से ही ऑब्जर्व करता था और उन्हें देखता था कि उनके जीने का तरीका क्या है। एंड धीरे धीरे उसे पता चला कि एक्चुअल में लाइफ को वो जिस तरह से देख रहा था वो एक्चुअली वो ऐसी है ही नहीं। अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा
और इस क्रीचर को इंसानों को समझने का, इस दुनिया को समझने का एक बेहतरीन मौका तब मिल गया जब वो किसान का परिवार जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था कई महीनों से, वो कुछ महीनों के लिए बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया एक अंधा आदमी जो कि काफ़ी प्योर हार्टेड था। एंड वो फ्रैंकेनस्टाइन को अपनाता है और अपने घर पे रखता है, खाना वाना देता है एंड वो उसे पढ़ना सिखाता है, बोलना सिखाता है। जहाँ पर हमारा क्रीचर काफ़ी डिफरेंट तरह की किताबें पढ़ता है और उनमें से कई सारी किताबें रिलीजियस थी, लाइक एडम और ईव की कहानी। तो वहाँ पर वो कई सारी चीज़ें समझता है ह्यूमन नेचर के बारे में। फिर उसे अपने अस्तित्व के बारे में याद आता है कि वो एक्चुअल में क्या है। एंड इसी की खोज में वो वापस उसी मेंशन में जाता है जहाँ डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे बनाया था, और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो महज कुछ डेड बॉडीज़ के टुकड़ों से बनाया गया है और वो बस एक पीस ऑफ गार्बेज है। लेकिन जब वो वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उस अंधे आदमी के घर पे भेड़ियों का हमला हुआ था, जहाँ उस अंधे आदमी को ऑलमोस्ट अधमरा करके छोड़ा गया है। वहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन उन भेड़ियों को मारता है, लेकिन जब तक वो उस बुढ़े को बचाता वो मर चुका था। एंड यहाँ पर पहली बार हमारे फ्रैंकेनस्टाइन को, यानी उस क्रीचर को, अकेला फील हुआ कि एक्चुअल में इस दुनिया में अकेला होना होता क्या है। बिना किसी दोस्त के, बिना किसी साथी के, अगर आप इस दुनिया में हज़ारों लोगों के बीच में ही क्यों ना हो, आप अकेला फील करेंगे। अगर उन हज़ारों लोगों में से कोई आपको समझ नहीं सकता तो आप उन हज़ारों लोगों के बीच में भी आप खुद को अकेला फील करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे फ्रैंकेनस्टाइन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो बेचारा ऐसी शक्ल के साथ था कि उसे कोई समझना चाहता भी नहीं था, और जो उसे समझ सकता था उसकी मौत उसके हाथों में हुई थी। एंड इसके बाद अभी हमें पता चलता है कि हमारे फ्रैंकेनस्टाइन को सिर्फ मुर्दे से ज़िंदा ही नहीं किया गया था, उसके पास बहुत सारी ताकतें भी थी। जिसमें सबसे पहला ये था कि उसके पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ थी। पूरे जहाज़ को अपने दोनों हाथ से धकेल सकता था, इतना ताकतवर था वो बंदा। इसके साथ साथ ये बंदा मर नहीं सकता था। आई मीन कितने भी बुरे घाव इसको लग जाए वो कुछ ही सेकंड्स में हील हो जाते थे। इट मीन्स ये बंदा कभी भी नहीं मरेगा, इटरनली ये बंदा ज़िंदा रहेगा। एंड डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन यहीं चूक बैठे कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया था कि जिसे वो दोबारा बनाना नहीं चाहते थे। एंड यही गलती उनसे हो गई कि अब जो उन्होंने इसे बना दिया है तो ये बेचारा अब इस दुनिया में अकेला रह गया, क्योंकि इसके साथ रहने वाले इसके सारे दोस्त, सबसे पहली बात तो इसके कोई दोस्त बनते नहीं, और जो भी बनते हैं इसे छोड़कर चले जाएंगे। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि इटर्नल होना, अमर होना कोई वरदान नहीं है, कहीं से भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं ये एक श्राप बन जाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली हर कुछ समय के बाद अपनों को खोना पड़ता है। एंड ये दर्द एक इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है, एक मर्द को अंदर से तोड़ देने के लिए काफ़ी है। खैर वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। अब चूँकि फाइनली फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ना लिखना जान चुका था एंड अब उसे फाइनली अकेलापन फील हो रहा था कि वो अब इस दुनिया में अकेला है, क्योंकि उसे जिसने बनाया था, उसका बाप, उसका क्रिएटर, वो उसे भूल चुका है, वो उसे धुतला चुका है कि अब वो उसे नहीं चाहता। एंड उसके बाप के बाद जो पहला मर्द जो उसका दोस्त बना था, जो कि उसके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब था, उसने अभी उसके हाथों में दम तोड़ा है। तो ये बंदा अंदर से कुछ इस कदर टूट चुका होता है कि ये मौत की तलाश कर रहा होता है। फिर ये फाइनली इस अकेलेपन का एक क्योर ढूंढता है और चला जाता है डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढने। एंड जब तक ये फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढता है, वो दिन होता है इसके भाई के शादी का दिन, उसकी मंगेतर के साथ। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन तैयार हो रहे होते हैं शादी के लिए एंड हमारा फ्रैंकेनस्टाइन उनके रूम में पहुंच जाता है, और ये डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से बस यही मांगता है कि आप प्लीज़ मेरा एक हमसफ़र बना दे, एक ऐसा जो कि मेरे साथ इटरनली जीवित रह सके एंड मेरा साथ निभा सके दुनिया के अंत तक। क्योंकि अब फाइनली इस क्रीचर को पता चल चुका होता है कि ये बेचारा मर नहीं सकता। एंड इसने इवेंचुअली काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए थे खुद को मारने के, बट फिर भी ये फेल रहा हर बार। इसको देखते हुए अब इसके पास बस एक ही तरीका है कि ये डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के पास जाए, गिड़गिड़ाए कि आप प्लीज़ मेरे लिए, बस मेरे लिए एक हमसफ़र बना दे जो कि मेरे साथ दुनिया के अंत तक मेरे साथ रहे। जिस पर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये पागलपन दोबारा नहीं करने वाला। एंड उनका मानना भी सही था, क्योंकि ये जो उन्होंने किया है एक्चुअल में कहीं ना कहीं अंदर से ही अंदर उन्हें भी इस चीज़ का रिग्रेट था कि उन्होंने
ना चाहते हुए भी वो बना दिया है, जिससे अब वो चाहकर भी हाथ नहीं छुड़ा सकते। एंड यही चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाई जा रही थी। इसको देखते हुए वो अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे। एंड इसी माइनर कन्वर्सेशन के बीच मरिया रूम में आ जाती है और डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की गोली से उसकी मौत हो जाती है। एंड वहाँ से क्रीचर काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वो कुछ पंचेस लैंड करता है हमारे फ्रैंकेनस्टाइन पर और फिर मरिया की डेड बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड उसके पीछे ही पीछे हमारा डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन आता है, जिसके बीच उसे रियलाइज़ होता है कि इस हाथापाई में उसके छोटे भाई की भी मौत हो चुकी है। एंड उसका छोटा भाई मरते मरते उसे कहता है कि एक्चुअली मैं जिससे डरता था वो क्रीचर नहीं था, वो एक्चुअली में आप थे। मैं जिससे डरता था वो एक्चुअली कोई क्रीचर नहीं था, कोई इंसान नहीं था, वो आपका वो जुनून था अपने गोल को लेकर। एंड इसी चीज़ से मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा डर लगता है। एंड ये चीज़, ये लाइन हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को बदल के रख देता है। वो अपना राइफ़ल लेकर उस क्रीचर के पीछे जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन का पीछा अंटार्कटिका तक करता है। एंड अंटार्कटिका में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक लास्ट अटेम्प्ट करता है उस क्रीचर को मारने का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा फ्रैंकेनस्टाइन उसको मार नहीं पाता और ख़ुद अधमरा हो जाता है। और उस अधमरे हालत में हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को रेस्क्यू करते हैं कुछ जहाजी, जो कि वहाँ पर अंटार्कटिका में ही फंसे हुए होते हैं अपने जहाज़ के साथ। और उसी जहाज़ में हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले हमारे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का वो डिल्यूजन, डिलेमा, वो डिनाइल अपने कामों को लेकर, इसके साथ साथ वो एक्सेप्टेंस की उन्होंने एक गलती की है। एंड फाइनली उनका वो सच को मान लेना एंड रियलाइजेशन, जो कि इस मूवी का एक बेस लाइन था। एंड इन्हीं कुछ सीन्स को कुछ इस तरह से ऑस्कर आइजैक ने पोर्ट्रे किया है कि तुम कह सकती हो कि अगर कोई और बंदा होता तो आई डोंट थिंक कि वो इस कदर इस कैरेक्टर को निभा पाता। इसी के साथ ही साथ अगर एक्टिंग की बात चली रही है तो हम जैकब एलॉर्डी को कैसे भूल सकते हैं। इस बंदे ने एज ए क्रीचर वो काम करके दिखाया है कि जब भी ये बंदा स्क्रीन पर दिखेगा आपको लगेगा कि दैट इज़ अ प्योर एक्टिंग स्किल। ये बंदा अपने पीक पर चल रहा है। एंड इस पूरी मूवी में मुझे ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग को टक्कर देते हुए कोई बंदा दिखा है तो वो जैकब एलॉर्डी है। ये बंदा इवन अपनी आंखों से एक्टिंग कर रहा था एंड दैट वाज प्योर आर्ट। भाई कितना फाइन काम किया इस बंदे ने कि मैं फ़ैन हो गया इस बंदे का। मैंने पर्सनली इस बंदे का फ़ैन पेज जाकर देखा है। इसके साथ साथ इसमें जो रेफरेंसेस लिए गए हैं लाइक एडम और ईव के, तो डैम यार, दैट वाज अ एब्सोल्यूट मास्टरपीस। मैं इसको हमेशा के लिए याद रखने वाला हूँ। खैर, इस वीडियो को लेकर तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना है। इसके साथ ही साथ अगर तुमने ये मूवी देख रखी है तो इस मूवी को लेकर भी तुम्हारा जो ओपिनियन था, तुम्हारा जो रिव्यू था, मैं वो सुनना चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहना द एक्सप्लेन। एंड मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हाँ, सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। बाय।